नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। राजस्थान के अंदर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और ताबड़तोड़ तरीके से वोटिंग हुई है कई विधानसभाओं के अंदर। इन वोटिंग, बढ़ती हुई वोटिंग किसके क्या कुछ मायने हैं और खास तौर से सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि हनुमान बेनीवाल की जो खीवसर की विधानसभा सीट है वहां पर क्या कुछ हाल है। क्या एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल अपना परचम लहराएंगे या फिर बीजेपी का वनवास खत्म होगा। मैं इस अगले 10 से 15 मिनट तक आपको इस वीडियो के अंदर यह बताने की कोशिश करूंगा। मैंने 7 जगहों पर जो हमारे राजस्थान तक के रिपोर्टर्स हैं उनसे बातचीत की, जो कि लगातार सुबह से फील्ड में थे। उन्होंने किस तरीके का फीडबैक दिया, बाकी नेताओं ने किस तरीके का फीडबैक दिया, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी सीट पर कौन भारी है। शुरुआत कर देते हैं खीवसर से, जहां पर हर किसी की निगाहें हैं, क्योंकि यहां पर आप देखिए हनुमान बेनीवाल ने इस बार अपनी पत्नी पर दाव खेला है, कनिका बेनीवाल पर दाव खेला है। यहां जब सुबह वोटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले आप देखिए कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी का एक वीडियो आया और उससे पहले रात को आप देखिए इंदिरा बावरी का वीडियो आया था। और उसके बाद में जैसे जैसे दिन ढलने लगा तो वोटिंग का जो परसेंटेज था वो लगातार बढ़ता गया। आप देखिए वहां पर जो 6 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके अंदर आप देखिए 2,86,000 और 41 वोट वहां पर है, उसमें से 2,16,000 और 546 वोट पड़े हैं। 6 बजे तक का आंकड़ा है। कई जगहों पर आप देखिए 6 बजे के बाद में वोटकास्ट बंद हो गया, लेकिन लाइनें थी, तो ऐसा माना जा रहा है 75 पॉइंट समथिंग वोटिंग हुई है और 1-आधा% ऊपर नीचे हो सकती है। वहां जो तमाम रिपोर्ट्स बता रही है, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद में वहां जो पोलिंग करवा रहे थे उन तमाम बीएलओ से भी मेरी बातचीत हुई है। उनसे हमने पूछा कि वहां पर क्या कुछ हाल है। दरअसल वहां का जो चुनाव है साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पिछले 3 दिनों के अंदर बाजी है वो पूरी तरीके से आप देखिए एक के बाद एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के लिए संजीवनी साबित हुआ। गजेंद्र सिंह खीवसर का जो बयान आया था उस बयान ने आज सुबह से ही देखा गया, जहां पर जाट वोट बैंक की संख्या ज्यादा है, जो वोट बैंक था वहां पर जो आमतौर पर ऐसा माना जाता था कि इस बार थोड़े से हनुमान जी से हल्के कुछ नाराज है, लेकिन इस बयान ने कहीं ना कहीं बड़ा फायदा है, ऐसा माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल को करवा दिया। और उसके बाद में आप देखिए ऐसी हनुमान बेनीवाल ने इन 8-9 महीनों के दौरान और खास तौर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हनुमान बेनीवाल ने 3 महीने तक लगातार ये कोशिश की, क्योंकि वहां पर आप देखिए 3 ऐसे इलाके 3 जगह पर डिवाइड किया गया है। एक पट्टी जो कि खली बेल्ट कहा जाता है, वहां पर ऐसा माना जाता है कि ये हनुमान बेनीवाल का गढ़ है। या हनुमान बेनीवाल जितनी ज्यादा लीड लेते हैं वो हनुमान बेनीवाल के लिए प्लस होता है। अगर 10,000 की लीड लेते हैं तो हनुमान बेनीवाल के लिए टेंशन हो जाती है, और 10,000 से अगर आप सोचिए 15 या 20,000 की लीड ले लेते हैं तो हनुमान बेनीवाल के लिए कोई राह है वो मुश्किल नहीं होती है। बाकी जो दूसरी जो पट्टी है, सालक पट्टी है, जहां पर पिछली बार है वो रेवत राम नांगा ने अच्छी खासी लीड ली थी। हनुमान बेनीवाल ने जो इस बार जो फोकस किया, जहां पर हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से कमजोर थे। अब देखिए एक तरफ तो सरकार के तमाम विधायक थे, मंत्री थे, तमाम तरीके से जो छोटी छोटी कास्ट के विधायक और मंत्री थे उन्हें वहां पर इस बात के लिए लगाया गया था कि आप छोटे छोटे जो पॉकेट्स के वोट है वो बीजेपी के लिए करवाओ। लेकिन जो आंकड़े आए हैं वहां पर ऐसा देखा गया है कि हनुमान बेनीवाल के जो बूथ है वहां पर वोटिंग परसेंटेज है वो जमकर हुआ है। कंपेयर अगर ये की जाए कि अदर कास्ट जो भी है वहां पर वोटिंग परसेंटेज है थोड़ा कम हुआ है। ये बीजेपी के लिए हल्की सी चिंता का विषय है। बीजेपी के तमाम नेताओं से हमने बातचीत की, वहां पर उनसे बातचीत की। अब देखिए वोटिंग परसेंटेज खीवसर के अंदर बढ़ा है, तो ऐसे में क्या कुछ मायने, क्या वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से बीजेपी को फायदा होगा या वहां पर वोटिंग पर देखो हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर यह दावा है कि दिवाली का सीजन था, दिवाली के अंदर बहुत ऐसे प्रवासी थे जो आ रखे थे और उन्हीं की वजह से वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ गया है। और उसके बाद में आप देखिए कनिका बेनीवाल, खास तौर से आप देखिए सुबह से ही कनिका बेनीवाल के मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा हूं लगातार, वो
एक जो एक नेता के अंदर जो गुण होते हैं, महिलाओं के अंदर एक दबंग जो लेडी होती है, उसी तरीके से वहां पर पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर लगातार बातचीत कर रही थी अधिकारियों को। सीधे तौर पर जहां पर भी उन्हें लग रहा था कि यहां फर्जी वोटिंग हो सकती है या कई तरीके से बीजेपी है चुनाव को प्रभावित कर सकती है, वहां पर वो एक मतलब सीधे तौर पर ये कहे कि बिंदास बिंदास भी कह सकते हैं और दबंग लेडी की तरह बातचीत करी थी और वोटरों को कह रही थी सीधे तौर पर महिलाओं को कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी की ओर से जो हमने बीजेपी के नेताओं से बातचीत की तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो खींवसर का जो चुनाव है, आज तमाम तरीके से जो हमारे पास में रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट्स के अंदर चुनाव है वो कांटे की टक्कर का है और हम 1000 या 2000 वोटों से ये चुनाव है वो जीत रहे हैं, ऐसा वहां के बीजेपी के नेता है वो दावा कर रहे हैं। वैसे तो सारा गणित वहां पर टिका हुआ है कांग्रेस पर, कांग्रेस वहां पर कितने वोट लेकर आती है, इन तमाम चीजों पर भी सबकी निगाह रहेगी। अगर कांग्रेस है आप सोचिए 25,000 से ऊपर चली जाती है तो वो कहीं ना कहीं असर करेगा चुनाव के अंदर के, उसका हार जीत का जो असर है वो कर सकता है। कुल मिलाकर आप देखिए खींवसर के अंदर मोटे तौर पर जो क्योंकि आज हनुमान बेनीवाल है, आप देखिए हनुमान बेनीवाल के सोशल मीडिया पर मैंने फोटो देखे, बहुत पूरी तरीके से वो कॉन्फिडेंस थे। अभी अभी आप देखिए राजस्थान तक पर लाइव देख रहे होंगे, हनुमान बेनीवाल अपने जो समर्थक है उनको संबोधित कर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल ये दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव है वो सरकार ने पूरी ताकत झोंक ली मुझे हराने के लिए। तमाम जो लोग थे सरकार ने पूरा सरकारी तंत्र का उपयोग कर दिया, चाहे इंदिरा बावरी को लेकर हो या आरएलपी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का हो, तो तमाम चीजों को लेकर हनुमान बेनीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। कुल मिलाकर खींवसर के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर ये किसी को एज है तो वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी को है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद बारी आती है, आप देखिए सबसे ज्यादा जो चर्चा रही आज पूरे दिन देवली उनियारा की चर्चा रही। देवली उनियारा के अंदर जिस तरीके से थप्पड़ कांड हुआ और थप्पड़ कांड के बाद में आप देखिए नरेश मीणा है वो करीबन 11 बजे के आसपास या 10 या 11 बजे से एक जो पोलिंग बूथ था वहां पर अपने समर्थकों के साथ में बैठ गए और वहां पर उनकी जो झड़प हुई और उसके बाद लगातार तमाम तरीके की खबर आई और शाम होते होते ये भी खबर आ गई कि देवली उनियारा के अंदर जो कांग्रेस से बागी नरेश मीणा है उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल है वो खराब कर दिया है। थप्पड़ कांड का भी आप देखिए वोटिंग पर बड़ा असर हुआ है, खास तौर से जाट जो मतदाता थे देवली उनियारा के अंदर उन पर एक बड़ा असर हुआ है, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि उन पर बड़ा असर हुआ है। और उसके बाद में आप देखिए देवली उनियारा की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस ने जो चुनाव जिस तरीके से लड़ना चाहिए था, जहां वहां पर सचिन पायलट अपना पूरा होल्ड रखते हैं, लेकिन सचिन पायलट की सिर्फ एक ही सभा हुई, बाकी भी कांग्रेसी थे वो वहां पर पूरी तरीके से एकजुट नजर नहीं आ रहे थे, या कहे कि उनके कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वहां जो कांग्रेस का जो प्रबंधन था वो पूरी तरीके से सही नहीं था। दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी को सबसे बड़ा जो वहां फायदा हुआ है नरेश मीणा के खड़ा होने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। दूसरा बीजेपी ने वहां पर जितने भी जो लोकल बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो पूर्व मंत्री थे या विजय बैसला थे या ये जो तमाम नेता थे, उनको मनाने में बीजेपी सफल रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि देवली उनियारा के अंदर जो फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच के अंदर फाइट है और वहां पर बीजेपी को एज है, इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। अभी तक जो वोटिंग जो परसेंटेज है वो पूरी तरीके से नहीं आ पाया है, लेकिन वहां पर यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है राजेंद्र गुर्जर है उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। वहां से आप देखिए हरीश मीणा है वो लगातार चुनाव जीत रहे थे और इस बार हरीश मीणा की जगह आप देखिए जो वहां पर टिकट मिला था केसी मीणा को टिकट दिया गया था और उसके बाद में नरेश मीणा वहां से बागी चुनाव खड़े हो गए थे। उसी दिन से लगातार ये अंदाजा लगाया जा सकता था। नरेश मीणा के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब है वो राजस्थान के जितने भी आरएएस अधिकारियों का जो एक एसोसिएशन है, करीबन 900 के आसपास आरएएस अधिकारी है, वो जैसे ही ये घटना हुई तो उसके बाद में जो चुनाव आयोग से लेकर जो सरकार के जो टॉप जो सीएमओ के ऑफिसर थे उनसे मुलाकात की है और सीधे तौर पर नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की है। और उसके बाद में नरेश मीणा ने अपने समर्थकों को भी बुलाया है, उस वहीं पर बैठे हैं और दूसरी तरफ पुलिस भी इस पूरे मामले के अंदर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में। कुल मिलाकर आपको देखिए, और उसके बाद में बारी आती है अगली सीट रामगढ़ की बारी आती है। रामगढ़ के अंदर क्या है, रामगढ़ के अंदर आप देखिए
बीजेपी के लिए जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली वहां पर कि बीजेपी ने इस बार किसी बागी को चुनाव के अंदर मैदान में उतरने नहीं दिया। जो बागी 2023 में थे उसे बीजेपी ने टिकट दे दिया। और रामगढ़ का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से वहां पर कांग्रेस एकजुट थी, इस बात से इनकार नहीं किया जाए, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह हो या प्रतिपक्ष के नेता हो या बाकी जो नेता थे वो वहां पर, क्योंकि वहां का जो वोटिंग जो परसेंटेज आया है अब तक आप देखिए 75.27% आया है। वहां बीजेपी ने जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं आप देखिए हिंदू मुस्लिम चुनाव करने का जो है वो पूरी तरीके से कोशिश की। और वहां पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था, वहां पर बीजेपी की सरकार जिस तरीके से राजस्थान के अंदर है सिस्टम का उपयोग किया है, जहां पर कांग्रेस ऐसा माना जाता था, बीजेपी ये आरोप लगाती थी कि सब फर्जी वोटिंग बहुत करवाती है कांग्रेस, वहां पर तमाम तरीके से पुलिस फोर्स डिप्लॉयड की गई। और यहां पर जिस तरीके का जो वोटिंग परसेंटेज देख, वहां से कांग्रेस से कौन प्रत्याशी आप देखिए, जो आर्यन जुबेर खान है, दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी से सुखवंत सिंह है। सुखवंत सिंह कौन है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 2023 में बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े थे। और वहां पर जैसे ही टिकट की घोषणा हुई थी तो वहां पर जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने पंचायत बुला दी थी, लेकिन उसके बाद मना लिया था। कुल मिलाकर रामगढ़ के अंदर यह दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि अगर ये कोई 7 में से 1 सीट पक्की है तो वो रामगढ़ है, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न जो बता रहा है वहां पर बीजेपी है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टफ फाइट है। और उसके बाद आप देखिए दौसा के अंदर क्या कुछ रहा। एक जो 7 सीटों पर जो था ना वोटिंग, उसमें एक बात सामने है कि क्योंकि आप देखिए विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें तो क्या होते हैं, मुद्दे होते हैं, तमाम चीजें होती है, ये चीजें होती है, लेकिन इस बार जो इन विधानसभा के अंदर वोटर्स है वो कुछ बोल नहीं रहा था। बहुत जगह पर ऐसा देखा गया कि जो छोटी छोटी कास्ट थी उसका वोटर है वो वोट कास्ट करने तक नहीं पहुंचा। दौसा के अंदर ऐसा बताया जाता है कि जैसे सचिन पायलट ने वहां पर जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा की घेराबंदी करने की कोशिश की थी, 2 बार गए सचिन पायलट। सचिन मुरारी लाल मीणा है, आप देखिए मुरारी लाल मीणा लगातार है, वो पूरी तरीके से सक्रिय थे। और वहां पर बीच के अंदर आप देखिए 4 घंटे पहले गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा था कि दौसा के अंदर टफ फाइट है, ऐसा कहा था। और किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से इस सीट पर, क्योंकि आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा है वो और कहीं पर भी प्रचार करने नहीं गए, ना तो वो आदिवासी इलाके सलूम्बर में गए या 84 पर भी नहीं गए, सिर्फ यहीं पर रहे। और यहां पर बाबा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। कहा जा रहा है कि यहां पर मामला तो टफ है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर किसी को एज है तो वो ऐसा बताया जा रहा है कि किरोड़ी बाबा को है, यानी बीजेपी को है। और उसके बाद में झुंझुनू जो विधानसभा सीट है जहां पर आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस, आमतौर पर आप देखिए वहां पर पिछले जो चुनाव हुआ था जिसके अंदर बीजेपी से एक बागी चुनाव खड़ा हो गया था, जिसके कारण से ओला परिवार का उस सीट पर लगातार कब्जा रहा। लेकिन इस बार वहां पर कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता है वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गया। कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा की बात की जाए या सचिन पायलट की बात की जाए या अशोक गहलोत की बात की जाए, वहां पर पिछले 3-4 दिनों के अंदर कांग्रेस ने पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल कर दिया है। चाहे वो तमाम तरीके से ओला परिवार की ओर से जो वहां से सांसद है उन्होंने बयान देकर भी तमाम चीजों को लेकर बताया। राजेंद्र गुड़ा है वो वहां पर क्या कुछ खेल बिगाड़ते हैं, कितने वोट लाते हैं, उसी पर वहां पर हार और जीत टिकी हुई है। आप देखिए उसके बाद में जो भारतीय आदिवासी पार्टी, जो उसकी ऐसा कहा जाता है कि राजधानी कहा जाता है 84, जहां से राजकुमार रोत है वो विधायक थे और उसके बाद में सांसद बन गए। वहां पर जो जानकारी हमारे पास में आ रही है, वहां पर हो सकता है कि बीजेपी और जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उनके बीच में टफ फाइट थी। लेकिन जिस तरीके से राजकुमार रोत पिछली बार 70,000 वोटों से जीते थे, इस बार बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया। आपने देखा होगा कि चुनाव के आखिरी दिन मुख्यमंत्री जी है वो सभा करने आए थे, रोड शो करने आए थे, उसके बाद में आदिवासी के घर पर जाकर चाय पी, उनसे लोगों से बातचीत की, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की और पूरी तरीके से राजकुमार रोत की घेराबंदी करने की कोशिश की थी। लेकिन जो फीडबैक आ रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी है वो भारी नजर आ रही है। मार्जिन है वो इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि कम हो सकता है। और उसके बाद में सलम्बर जो सीट है वहां पर जो जानकारी निकल कर आ रही है, वहां पर आप देखिए पिछली दफा जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसने अच्छा वोट बैंक लिया था, कांग्रेस ने भी अच्छा लिया था, कांग्रेस और बीजेपी वहां पर जीती थी। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो एक सहानुभूति की लहर है वो नजर आ रही है।
लेकिन एक और जो बात समझ में आ रही है, इन 7 में से कई ऐसी विधानसभा सीटें होगी जहां पर कांग्रेस है वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। जहां कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान आप देखिए इंडिया गठबंधन के अंदर 11 सीटें आ गई थी, तो कांग्रेस का एक कॉन्फिडेंस था। हरियाणा चुनाव के बाद परिणाम के बाद में वो कॉन्फिडेंस साफ तौर पर कम हुआ और उसके बाद में आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसी कई सीटें, जैसे जिन सीटों पर बताया जा रहा है कि तीसरे नंबर पर आएगी, उसमें सबसे पहली खींवसर बताया जा रहा है और उसके बाद में 84 जो कि राजकुमार रोध की सीट है वहां पर तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है और यहां जो उसके बाद में सलूम्बर सीट है वहां पर दूसरे या तीसरे नंबर पर रह सकती है। तो ये तमाम सीटें थी जहां पर आप देखिए, और उसके अलावा आप देखिए बाकी जो सीटें थी, और कुल मिलाकर 7 सीटों में से तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने आंकड़े दे दे। कोई कह रहा है कि साहब 3 बीजेपी आएगी, कोई कह रहा है 4 बीजेपी आएगी, कोई कह रहा है 2 बीजेपी 2 कांग्रेस आएगी और 1 आरएलपी आएगी, एक जो भारतीय आदिवासी पार्टी है। कुल मिलाकर चुनाव का जो पैटर्न है वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि बीजेपी की धमाकेदार वापसी हो रही है, क्योंकि वर्तमान के अंदर इस 7 में से बीजेपी के पास में 1 सीट है और बीजेपी प्लस करने जा रही है। नमस्कार।